चीन के बीच सबसे बड़ी डील। पुतिन ने बीजिंग में किया बड़ा ऐलान। शी जिनपिंग ने लगा दी प्रस्ताव पर मुहर। रूस चीन दोस्ती का सबसे निर्णायक मोड़। इसमें कुछ भी छिपाने वाली बात नहीं है कि रूस चीन के बीच पुतिन की बीजिंग यात्रा ने दोस्ती की नई इबारत लिखी है। इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं है कि रूस चीन दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है कि पुतिन शी जिनपिंग की दोस्ती देख अमेरिका जल भुन रहा है। अब सवाल है कि फिर पुतिन की चीन यात्रा के दौरान ऐसा क्या हुआ कि बाइडेन ने शी जिनपिंग को नई धमकी दे डाली। 2 दिन चीन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस दौरान पुतिन का भव्य स्वागत किया। दोनों गले मिलते दिखे, डिनर करते दिखे, एक दूसरे के साथ बेहद कंफर्टेबल दिखे और वार्ता की मेज पर दोनों ने कई संधि पत्रों पर हस्ताक्षर किए। इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद ये दोनों नेताओं के बीच चौथी मुलाकात है। 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के 9 दिन के भीतर ही पुतिन चीन के दौरे पर पहुंचे हैं, तो इसके बड़े मायने हैं, वो भी ऐसे समय में जब रूसी सेना यूक्रेन के खार्किव शहर में घुस रही है। पुतिन इससे पहले अक्टूबर 2023 में चीन गए थे। दोनों के बीच लगभग 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें सैन्य अभ्यास का विस्तार भी शामिल था। रूस यूक्रेन जंग के शुरुआती दिनों में ही पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कह चुके हैं कि उनकी आपसी साझेदारी की कोई सीमा नहीं है। जिनपिंग ने मार्च 2023 में मॉस्को का दौरा किया था। तब उन्होंने कहा था कि ये दोनों देशों के बीच नए युग की शुरुआत है और इसका इंस्पेक्ट भी दिखा। इस दौरान चीन रूस का अहम सहयोगी बन गया है, क्योंकि रूस पर लगाए गए अमेरिका और अन्य देशों के असर को चीन कम करना चाहता है। यूक्रेन युद्ध के बाद से चीन पर पश्चिमी देशों का यह आरोप रहा है कि वो रूस को हथियार सप्लाई कर रहा है। हालांकि चीन ने इसका बार बार खंडन किया है, लेकिन अमेरिका चीन की दलील को सिरे से खारिज करता है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, यूक्रेन जंग के मामले में अमेरिका G7, नेटो और EU देशों का एक ही पक्ष है। रूस को हथियार देकर चीन न सिर्फ यूक्रेन की सुरक्षा खतरे में डाल रहा है, बल्कि इससे यूरोप पर भी असर पड़ेगा। वो यूरोप के सबसे बड़े खतरे को बढ़ावा दे रहा है। इस बीच पुतिन का मकसद चीन से हथियार खरीदने से ज्यादा अपने व्यापार को बढ़ाना दिख रहा है। पुतिन के अब की बार के चीन दौरे का मूल मकसद भी कारोबार ही रहा। ऐसा कहा जा रहा है कि क्या रूसी सरकार के राजस्व का लगभग आधा हिस्सा तेल और गैस की बिक्री से आता है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद प्रतिबंधों की वजह से ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों के लिए रूस के तेल और गैस की बिक्री में भारी गिरावट आई है। रूस इस गिरावट को चीन को गैस और तेल सप्लाई कर जीरो करना चाहता है। यही वजह है कि 2023 में रूस सऊदी अरब को पछाड़कर चीन को तेल बेचने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। चीन ने रूस से साल 10.7 करोड़ टन कच्चा तेल आयात किया। साल भर पहले के मुकाबले ये 24% अधिक था। पुतिन और शी जिनपिंग के बीच की दोस्ती से अमेरिका की परेशानी का कारण ये व्यापार ही नहीं, यूक्रेन युद्ध ही नहीं, वो विश्व व्यवस्था है जिसकी चौधराहट अमेरिका के पास है। दोनों के बीच गहरे होते संबंध इसी चौधराहट को चुनौती देंगे, लिहाजा अमेरिका को चिंता सता रही है। What they have in common is a desire to challenge the international rules-based order, challenge the network of alliances and partnerships that the United States enjoys and which President Biden has strengthened in his time in office, and to try to look for ways to bolster each other's national security interests as well. So we didn't see anything coming out of this meeting that we were necessarily surprised by. I wouldn't go so far as to say we weren't concerned about this relationship and where it's going. Of course we are, and we're watching it closely. But I'd leave it at that. पुतिन के चीन दौरे का फोकस पावर ऑफ साइबेरिया 2 प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट को फाइनल करना है। इस पाइपलाइन के जरिए रूस साइबेरिया से मंगोलिया होते हुए चीन को गैस सप्लाई कर सकेगा।
यूक्रेन जंग के बाद से यूरोप को जाने वाली नेचुरल गैस की सप्लाई रुकी हुई है। ऐसे में रूस इसे अब चीन भेजना चाहता है। यही नहीं, पुतिन 3 साल से जंग में शामिल रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं और ये पटरी पर भी है। 2021 की तुलना में 2023 में दोनों देशों के बीच व्यापार 64% बढ़कर 20 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। साल 2023 में चीन रूस का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। चीन और रूस ने फरवरी 2022 में नो लिमिट सिद्धांत के साथ पार्टनरशिप को बढ़ाने की घोषणा की थी। तब से लेकर लगातार दोनों देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। 方的逻辑是非黑即白，这是一种寻找敌人而不是寻求和平的态度，是冷战思维的延续。事实上，美方的冷战思维对乌克兰危机的爆发和加剧负有不可推卸的责任。 चीन और रूस दोनों की नीतियां अमेरिका के लिए तनाव का कारण रही हैं। रूस का यूक्रेन पर हमला कर देना और चीन का बिना ऐलान के हथियारों से रूस का सपोर्ट करना, बदले में ताइवान के मुद्दे पर पुतिन का चीन को समर्थन करना अमेरिका का तनाव बढ़ाने वाला है। जबकि रूस ये मानता है कि अमेरिका के नेतृत्व में यूक्रेन को समर्थन के कारण ही युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। पुतिन तो अगले महीने होने वाली किसी शांति प्रक्रिया से भी खुद को अलग करने का ऐलान कर रहे हैं। Противоположной стороны к виску приставлен пистолет. Что надо сделать, было спрошено с нашей стороны. Мы спросили, надо отвести войска от Киева. Мы сделали это. На следующий день они выбросили все наши договоренности в помойку и сказали, ну теперь будем воевать до конца. Сказал господин Арахамия, а именно он был во главе делегации, сегодня он возглавляет. Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь. स्विट्जरलैंड में होने वाली शांति वार्ता में चीन के भी शामिल होने पर संशय है, क्योंकि चीन ने कहा है कि शांति वार्ता से पहले बहुत सारा काम करने की जरूरत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि स्विट्जरलैंड की शांति वार्ता में 3 मुद्दों पर सहमति बन जाए। इन 3 मुद्दों में सबसे पहला है, काला सागर में जहाजों के फ्री नेविगेशन की सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वैश्विक खाद्य संकट से निपटा जा सके और यूक्रेन के अनाज को निर्यात की सुविधा मिल सके। दूसरा मुद्दा है, युद्ध में ऊर्जा केंद्रों पर हमले बंद हो। और तीसरा मुद्दा है कि यूक्रेन से रूस गए हजारों यूक्रेनी बच्चों की वापसी हो। सवाल है कि चीन क्यों चाहेगा कि रूस यूक्रेन के बीच शांति स्थापित हो, जब पुतिन किसी भी शांति वार्ता से अभी इनकार कर रहे हैं। वैसे चीन की मंशा क्लियर रही है कि वो युद्ध के पचड़े में पड़ने से ज्यादा फोकस रूस के कम कीमत में तेल और गैस खरीदना चाहता है। चीन के सामने साफ है कि रूस से हो रही यूरोप को सप्लाई बंद है तो रूस विवश होकर चीन को कम कीमत में तेल और गैस की सप्लाई के लिए बाध्य है। चीन को फायदा दिख रहा है, लिहाजा चीन से शांति स्थापित करने की उम्मीद बेमानी दिख रही है। दूसरी ओर चीन को रूस जैसे देश का साथ मिलता है तो अमेरिका से निपटने में उसे आसानी होगी। रूस भी संकट के दौर से गुजर रहा है तो चीन इस वक्त उसे सबसे बड़ा दोस्त नजर आ रहा है। मतलब दोनों की दोस्ती अपनी अपनी सुविधा के लिए किए गए समझौते हैं। खार्किव का कटआउट प्लान, और ये प्लान पुतिन का है और ये तय हो चुका है कि रूस यूक्रेन में जंग जीत रहा है। लेकिन इस बीच हारते यूक्रेन ने भी रूस पर ऐसा भीषण हवाई हमला किया है जिसने पुतिन को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। और इधर पुतिन ने यूक्रेन के खार्किव में हमले और ज्यादा तेज और घातक कर दिए हैं। उधर अमेरिका को कहना पड़ा है कि अगर रूस यहां नहीं रुका तो फिर अमेरिका सीधी आमने सामने की जंग में कूद पड़ेगा। उड़ा दिया हवाई अड्डा, रूस का डबल बदला। अब तक यूक्रेन 5 बड़े इलाके रूस से हार चुका है। अब तक यूक्रेन के 1,19,000 वर्ग किलोमीटर इलाके को रूसी सेना रौंद कर कब्जा कर चुकी है। हालांकि हारता यूक्रेन रूस से जंग जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। अमेरिका और नेटो से मिली लंबी दूरी की घातक मिसाइलों से यूक्रेनी सेना क्राइमिया में रूस से बदला लेने की कोशिश में है। दावा किया जा रहा है कि रूस की बेहतरीन एयरफोर्स को तबाह करने के लिए यूक्रेन ने लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया है।
पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका से मिली लंबी दूरी की मिसाइलें इस्तेमाल की हैं, जिन्हें अटैकम्स कहा जाता है। दावा किया गया है कि रूस के कब्जे में मौजूद क्राइमिया के बेलबेक एयरबेस पर यूक्रेन ने मिसाइलों से हमला किया है। दावा किया गया है कि यूक्रेन के इस हवाई हमले में रूस के मिग-31 फाइटर जेट तबाह हुए हैं, जबकि सू-27 को भी यूक्रेनी मिसाइल ने लड़ाकू हवाई अड्डे पर तबाह किया है। रूस के बेलबेक एयरबेस पर मौजूद मिग-29 के तबाह होने का भी दावा किया जा रहा है। खबर तो ये भी है कि यूक्रेन के इस हवाई हमले में बेलबेक एयरबेस पर मौजूद ईंधन भंडार भी तबाह कर दिए गए हैं। Сьогодні день дав нам більше можливостей. Перше, головком Олександр Сирський, він доповів про ситуацію в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина, там, де зараз найважче. Він перебуває якраз в ключових місцях боїв, працює. रूस पर यूक्रेन का यह हवाई हमला बहुत बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि साल 2014 से ही क्राइमिया रूस के कब्जे में है और यूक्रेन क्राइमिया से रूस का कब्जा हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। जरा देखिए रूस को क्राइमिया में मौजूद अपने लड़ाकू हवाई अड्डे पर कितना नुकसान हुआ है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक रूस के 3 जेट मार गिराए हैं। अमेरिकी सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी ब्लैक स्काई और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी फर्म मैक्सार के द्वारा ली गई तस्वीरों के मुताबिक क्राइमिया के सेवेस्तोपोल के बंदरगाह में बेलबेक एयरबेस पर 3 रूसी जेट तबाह हुए हैं। तस्वीरों में बेलबेक के मुख्य फ्लाइट लाइन पर 2 जेट विमानों को जलते हुए देखा जा सकता है। दावा किया गया रूस के 2 मिग-31 जेट और 1 सू-27S मिसाइल हमले में मारे गए हैं। दावों के मुताबिक यूक्रेन के इस हमले में अमेरिका से मिली MGM-140 अटैकम्स मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हालांकि रूस का दावा है कि उसने 10 से ज्यादा यूक्रेन की MGM-140 अटैकम्स को आसमान में ही तबाह कर दिया है। आधा यूक्रेन जीता, पूरा यूक्रेन बाकी है। यूक्रेन भले ही इस हमले पर इतरा रहा हो, लेकिन हकीकत में यूक्रेनी सेना रूस के सामने टिक नहीं पा रही है। पिछले 72 घंटों में भीषण हमलों से पुतिन ने ज़ेलेंस्की को दिखा दिया है कि यूक्रेन को अमेरिका और नाटो के 32 देश मिलकर भी बचा नहीं पाएंगे। पिछले 72 घंटे में रूसी सेना ने दिखा दिया है कि वो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और रॉकेटों को कैसे तबाह कर सकता है। रूस यूक्रेन पर अब निर्णायक जीत की तरफ बढ़ चुका है। पिछले 800 से ज्यादा दिनों से चल रही रूस यूक्रेन जंग का नतीजा अगर एक लाइन में पूछा जाए क्या रहा, तो साफ कहा जा सकता है कि यूक्रेन कागजों में जीत रहा है और रूस जमीन पर। Что касается того, что происходит на Харьковском направлении, это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Ну, там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно, стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. जमीन पर रूसी हमलों ने यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति बनने के बाद से अचानक रूस के हमले यूक्रेन पर 5 गुना तेजी से हो रहे हैं। जानकारों के मुताबिक 24 फरवरी 2022 के बाद से पहली बार रूस ने इतने भीषण हमले किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तक मान चुके हैं कि इस वक्त खार्किव में रूस के हमले चारों तरफ से हो रहे हैं। रूस के फाइटर जेट और ड्रोन यूक्रेन में घुसकर हमले कर रहे हैं। जमीन पर टैंक, पैदल सेना, खाना और रूसी रॉकेट आर्मी ने यूक्रेनी सैनिकों की कमर तोड़कर रख दी है। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 48 घंटे में रूस ने समंदर से मौजूद अपनी पनडुब्बी से बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे RSM-56 नाम से भी जाना जाता है, उससे भीषण हमले किए हैं। हम आपको बताएंगे कि रूस ने खार्किव में कितने इलाके पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पुतिन ने अपनी बुलावा मिसाइल को कितनी दूरी से यूक्रेन पर हमला करने में इस्तेमाल किया है। रूसी मीडिया के दावों के मुताबिक बुलावा यानी RSM-56 एक ICBM है, जिसे पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया है। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप पर हजारों किलोमीटर दूर यूक्रेन पर बुलावा मिसाइल से हमला किया है। लगभग 5600 किलोमीटर दूर से रूसी पनडुब्बी ने एक के बाद एक कई बुलावा मिसाइलें दागी।
जिन्होंने यूक्रेन के खार्किव में भारी तबाही मचाई है। ज़ेलेंस्की रूस की बुलावा मिसाइल के हमले से बुरी तरह से घबरा गए हैं। पिछले 24 घंटे से रूसी सेना इसी तरह से यूक्रेन के 5 इलाकों में भीषण हमले कर रही है। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन के डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी, डॉनबास इलाके में रूसी सेना ने जमीन और आसमान से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। आग बरसाते रॉकेट, कोहराम मचाते तोप के गोले। खार्किव में धड़धड़ाते रूसी टैंक ने यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ा दिए हैं। ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि रूस कितने भीषण हमले पिछले 24 घंटे से यूक्रेन के 5 इलाकों में कर रहा है। जरा इस वीडियो को भी देखिए। रूस के भीषण हमले के बाद तबाह खार्किव के रिहायशी इलाके रूसी आग में जल रहे हैं। हालात ये है कि यहाँ यूक्रेन के लोग तेजी से इलाके खाली कर रहे हैं। इस वक्त यूक्रेनी सेना जंग लड़ने से ज्यादा अपने लोगों को बचाने में जुटी है। बसें भर भर कर लोगों को रूसी हमलों से बचाया जा रहा है। Мы же заберем его оттуда. Вместе с вами. Я лежала на диване, экран надо мной. Особливо ці 2 дня, так і день і ніч страшно, що робиться. Хай Бог милує її країну. Лежиш і думаєш, чи вб'ють час, чи через час. रूस के लिए यूक्रेन का युद्ध वजूद का युद्ध बन चुका है। युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है। रूस को बहुत बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को खोना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद निडर, जिद्दी और दमदार पुतिन ने न सिर्फ देश के आर्थिक हालातों को संभाला, बल्कि अमेरिका और नेटो के अरबों डॉलर के हथियारों की बखिया उधेड़ कर रख दी है। और साथ ही रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन से यूक्रेन को वो नुकसान पहुंचा दिया है जिसकी अमेरिका और नेटो ने कल्पना तक नहीं की थी। इस बीच यूक्रेन ने खार्किव फ्रंट लाइन के कमांडर को भी बदल दिया है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल ओलेक्जेंडर सिरिस्की ने क्षेत्र में स्थिति को मुश्किल बताया है। ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये लड़ाई कोई निर्णायक मोड़ ले सकती है। इधर यूक्रेन के लुकियान्स्की और वोवोचैनस्क के कुछ इलाकों में रूस के हमले से बचने और यूक्रेनी सैनिकों की जान बचाने की कोशिशें हो रही हैं। यहाँ तक कि अमेरिका भी रूस के ताजा भीषण हमलों से सन्न रह गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन को भरोसा दिलाया है कि यूक्रेन का साथ अमेरिका नहीं छोड़ेगा। Putin is ramping up yet another offensive against Ukraine in Kharkiv and across the east, sending wave after wave of Russian soldiers, Iranian drones, North Korean artillery, and tanks, missiles, and fighter jets built with machines and parts supplied by China. अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस ने यूक्रेन में कहां-कहां पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में कई यूक्रेनी पत्रकारों का हवाला देते हुए बताया गया कि बोरिसिविका, ओहेडसेव, पिलना और स्ट्रीलेचा के गांवों को शुक्रवार को 10 मई के दिन रूसी सैनिकों ने कब्जा लिया था। रूस ने यह भी दावा किया कि उसने प्लेटेनिविका पर भी कब्जा किया है। कुल मिलाकर यूक्रेन ने भले ही क्राइमिया में रूस के लड़ाकू हवाई अड्डे को भारी नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन ये भी हकीकत है कि रूस के तूफानी हमलों ने यूक्रेन के वजूद पर बहुत बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। 7 महीने की बेहद खूनी जंग के बाद अब इजराइल ने मान लिया है कि हमास एक बार फिर से गाजा पट्टी में जिंदा हो गया है। गाजा युद्ध में अब तक के 36,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह से रफा में मौजूद हमास की 4 बटालियन अब इजरायली सेना पर खूनी हमले कर रही है, उसने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के होश उड़ा कर रख दिए हैं। फिर ताकतवर हुआ हमास, आखिरी गढ़ में आईडीएफ का हमला।
7 महीने से ज्यादा की जंग के बाद अगर सवाल किया जाए क्या इजराइल हमास को हरा चुका है, तो इसका सीधा जवाब होगा बिल्कुल नहीं, बल्कि हमास 7 अक्टूबर 2023 को हमला करने के बाद कुछ महीने जरूर कमजोर पड़ा था, लेकिन 200 से ज्यादा दिन की जंग के बाद हमास फिर इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि वो अब रफा, जबालिया और खान यूनिस में इजरायली सेना पर कहर बनकर टूट पड़ा है। रफा में घुसे मरकाबा टैंक, सुरंग से हमास के हमले। जरा हमास की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए, जिसकी हर तस्वीर में इजराइल के टैंक और सैनिकों की चीथड़े उड़ते दिख रहे हैं। हमास के वीडियो में साफ देखा जा सकता है हमास के लड़ाके बारूदी सुरंगों और बम को इजराइल के मरकाबा टैंक के नीचे लगाकर उसे उड़ा रहे हैं। इजराइल के टैंक से महज 10 से 20 मीटर दूर मौजूद सुरंगों में मौजूद हमास लड़ाके रफा में इस तरह से रॉकेट लॉन्चर से इजरायली सेना पर हमला कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि रफा में इस वक्त हमास की केवल 4 बटालियन ही बची होने का दावा किया गया है, जो इस वक्त रफा में इजराइल पर हमला कर रही है। बेशक इजरायली सेना दावा करे कि उसने हमास के 10,000 से ज्यादा लड़ाकों को मार डाला है, लेकिन देखा जाए तो हमास के हमले के तरीके और उसकी संख्या पर खास असर नहीं पड़ा है। उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिणी गाजा तक इजराइल ने हजारों टन बम बरसा दिए हैं, लेकिन गाजा पट्टी को 80% तबाह करने के बावजूद इजराइल दावा नहीं कर पा रहा है कि हमास का खात्मा हो चुका है। हमास के आखिरी गढ़ में खूनी हमला। अब सवाल उठता है कि गुस्से से लाल और थमथमाते चेहरे के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बार बार हमास के सफाई की कस्में 200 दिन बाद भी क्यों खा रहे हैं। इसका जवाब है रफा में इजरायली सेना पर हमास के लड़ाकों के भीषण और खूनी हमले। हम आपको मिस्र की सीमा से सटे दक्षिणी गाजा के शहर रफा का वीडियो दिखा रहे हैं, जिसे हमास ने जारी किया है। जरा देखिए हमास के लड़ाके कैसे सुरंगों से निकलकर इजरायली सैनिकों और टैंकों पर सीधा हमला कर रहे हैं। हमास के दावे के मुताबिक इस वीडियो में हमास के लड़ाके मुश्किल से 10 से 20 मीटर दूरी से इजरायली सेना के टैंक और सैनिकों पर रॉकेट, बारूदी सुरंगों और गोलों से सीधा हमला कर रहे हैं। हमास के दावों के मुताबिक जबालिया कैंप में इजरायली सेना पर घात लगाकर हमले किए गए हैं। हमास की अल कासिम ब्रिगेड का दावा है कि मरकाबा टैंक के पीछे छिपे इजराइल के 7 सैनिकों को उसने धमाके में उड़ा दिया है। अल कासिम ब्रिगेड का दावा है कि उसने इजरायली सेना पर 105 अल यासिन गोलों से हमला किया है। जबालिया कैंप की जिस बिल्डिंग में इजरायली सैनिक तैनात थे, उसे भी बारूदी सुरंगों और गोलों से हमास ने उड़ा दिया है। इसके अलावा हमास ने शवाज नाम की आईडी के धमाकों से इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। תחליף לניצחון הצבאי. הניסיון לעקוף אותו בטענה כזו או אחרת הוא פשוט מנותק מהמציאות. יש תחליף אחד לניצחון. תבוסה. תבוסה צבאית ומדינית, תבוסה לאומית. הממשלה בראשותי לא תסכים לכך. अब तक गाजा युद्ध में इजराइल के 278 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि इजरायली दावों के मुताबिक हमास के 10,000 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। उत्तरी गाजा से 27 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी 5 महीने पहले दक्षिणी गाजा की तरफ भागे थे, लेकिन अब दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना के बेतहाशा हमलों से जबालिया कैंप, खान यूनिस और रफा में हमले जरूरत से ज्यादा तेज हो चुके हैं। रफा में तो इजरायली सेना मरकाबा टैंक लेकर घुस गई है। रफा के चप्पे चप्पे पर टैंकों से इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर हमला कर रही है। इसके साथ ही इजरायली वायुसेना ने 2 से 3 हजार किलो के बम से रफा में हमले किए हैं।
जोरदार धमाकों से सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि मिस्र से सटे रफा शहर से 1 लाख से ज्यादा लोग शहर छोड़कर भाग चुके हैं, जबकि अब तक दक्षिणी गाजा से 5 लाख से ज्यादा लोग भाग गए हैं। खच्चर, खटारा, कारों पर बैठकर लोग भाग रहे हैं, खानों की तलाश, सर छिपाने की कोशिश, और उसके बीच इजरायल के बेहद भारी और ताकतवर बम फिलिस्तीनियों के चीथड़े उड़ा रहे हैं। लेकिन इजरायल की आईडीएफ चाहती है कि किसी तरह से दक्षिणी गाजा में छिपी हमास की 4 बटालियनों का सफाया कर दिया जाए, ताकि इजरायल पर दोबारा 7 अक्टूबर 2023 जैसा हमला हमास ना कर पाए। लेकिन नेतन्याहू की इस खूनी जिद की सबसे बड़ी कीमत फिलिस्तीनी भुगत रहे हैं। تقريبا صارت الساعة 2:05 في مكان نازحين آمنين أجوا على المدرسة عشان يكونوا آمنين وانضربت المدرسة بدون أي سابق إنذار واستشهد أحد الأبناء العاملين في المدرسة الموجودين في المدرسة ويبدو أنه ما في أي مكان آمن في قطاع غزة ولا حول ولا قوة إلا بالله। इजरायल ने अपनी खूनी जिद को पूरा करने के लिए रफा में ऑपरेशन नकबा शुरू कर दिया है। अब तक इजरायली हमले में दक्षिणी गाजा, रफा और उत्तरी गाजा में कुल मिलाकर 36,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। जरा देखिए लाशों के अंबार के बीच मलबे से कैसे घायल निकाले जा रहे हैं। अब तक रफा में इजरायली हमलों से बचने के लिए 5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी भाग चुके हैं। इस वक्त रफा में इजरायल ने साल 1948 जैसा ऑपरेशन नकबा पूरे गाजा में शुरू कर दिया है। मिस्र की सीमा पर बसे दक्षिणी गाजा के शहर रफा के पूर्वी भाग में इजरायल ने हवाई और जमीनी हमलों से कोहराम मचा दिया है। रफा में मौजूद 15 लाख फिलिस्तीनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, जबकि इजरायल की आईडीएफ रफा में अंधाधुंध हमले कर रही है ताकि रफा में मौजूद हमास की आखिरी बटालियन का सफाया किया जा सके। हमास पर सीधे हमले किए जा रहे हैं, लेकिन बस्ती में छिपे हमास के लड़ाकों की वजह से बहुत बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी रफा में मारे जा रहे हैं।